हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं हमारे पोइट्री का सेक्शन ए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। प्रीवियस क्लासेज के अंदर आज तक जब तक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जब से आई थिंक कि आप लोग इंट्रोडक्शन टू द पोएट एंड अबाउट द स्टोरी, अबाउट द पोएम समरी, ये सब आप लोग सीख गए होंगे अब तक तो बनाना। तो अब आपको मैं एक काम दे रही हूँ कि अब जो मैं पोएम्स पढ़ाऊँगी उनके इंट्रोडक्शन आपको खुद को सेल्फ बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन बनाना होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को ग्रुप में मेंशन किया था कि एग्ज़ाम के जो आपके डेट वगैरह जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक एकेडमिक कैलेंडर जो बना है उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम्स जो मार्च के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग सीरियस हो जाओ और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर लो पूरा, वरना आप ही लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये पोएम जो है आपकी, ये किसकी पोएम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। 1812 टू 1889 इनका जो बर्थ है एंड डी फॉर डेथ, ठीक है, ये इनकी है। तो आप बुक के अंदर जब आप पढ़ रहे होंगे, आप लोगों के सबके पास बुक्स है, तो ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये आपको पढ़ लेना। इसमें आपको 7 मई 1812 हाउस होल्ड वेयर इन्फ्लुएंस फेवरेट, ये आपको पढ़ना है। इनमें से आपको देखना है कि इनकी एजुकेशन और इनके जो मेन वर्क्स वगैरह हैं, बस ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद में आप इधर आते हो तो इनके कुछ मेन वर्क्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनके कुछ मेन वर्क्स हैं जो आप इसमें देख सकते हो कौन कौन से हैं, और आप उनमें से अपने चूज करके 5 या 4-5 जो भी आपको ठीक लगे वो आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद में आप इधर आते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू द पोएम, ये आपको पढ़ना है पूरा एंड पोएम के बारे में समझना है कि पोएम में क्या है। तो और इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगी समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। तो मैं आपको जनरली मैं ये आपको बता देती हूँ एक बार कि ये पोएम किसके ऊपर है, ठीक है। इटली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो पोएम है वो है इटालियन ड्यूक के ऊपर है। ड्यूक होता है राजा, ठीक है। इटली के जो राजा होते थे उनको बोला जाता था इटालियन ड्यूक, ठीक है। तो ये जो पोएम है वो स्टार्टिंग आपको, जैसे कि मैं किसी भी पोएम को पढ़ाती हूँ तो उसका इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ, शुरुआत कैसे होती है। तो ये जो शुरुआत है इस पोएम की, माई मीन्स मेरी, लास्ट मीन्स आखिरी, डचेज होती है जो रानी है उसके लिए या फिर पत्नी के लिए, ठीक है। रानी या पत्नी के लिए यूज में लिया गया वर्ड है, ठीक है, डचेज, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये पोएम है इटालियन डूक ने, इटली, ठीक है। हिंदी में लिख देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड इटालियन ड्यूक, ड्यूक मीन्स होता है, इटली में राजा को क्या बोलते हैं? ड्यूक बोलते हैं, ठीक है। तो इटली का एक राजा है, वो ये पोएम बता रहा है। ये पोएम जो है, इसकी स्टोरी जो है, एक तरीके से स्टोरी बेस है ये। तो वो एक स्पीकर है यहाँ पे, ठीक है। स्पीकर है, किंग क्या है? स्पीकर है, कहने वाला है, ठीक है। स्पीकर मीन्स होता है कहने वाला, ठीक है। स्पीकर यहाँ पे जो है वो इटालियन ड्यूक है, इटली का राजा है, जो अपनी लास्ट पत्नी, जो उसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है या जो मर चुकी है, उसकी एक पेंटिंग लगी हुई है दीवार के ऊपर, बड़ी सी सुंदर सा एक चित्र लगा हुआ है जिसमें उसकी रानी जो है वो बहुत ही सुंदर और मुस्कुराती हुई उसकी पत्नी की पिक्चर लगी हुई है, तस्वीर बनवाई हुई है, ठीक है। पेंटिंग, जो हाथ से पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। तो उसको इंडिकेट करते हुए वो किसको बता रहा है ये चीज़ें? ये बता रहा है वो काउंट को। काउंट होता है इनवॉवी ऑफ ए काउंट, इनवॉवी ऑफ ए काउंट। काउंट मीन्स कि जैसे उसके कोई किसी दरबार से या फिर कहीं से आया हुआ व्यक्ति
ठीक है। दरबार से कोई मतलब जैसे काउंट ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। काउंट को वो बता रहा है अपनी, काउंट को वो क्या बता रहा है, काउंट वो है जिसकी बेटी से वो दूसरी शादी करने वाला है, ठीक है। तो उसको वो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है किस तरीके से कि काउंट की जो बेटी है, ठीक है, काउंट की बेटी से वो दूसरी शादी करने वाला है, इसलिए वो पहले काउंट जो होता है दूत जिसको बोलते हैं, मेहमान जो होता है, अपने मेहमान मीन्स काउंट का दूत जो है, इनवॉवी ऑफ काउंट मीन्स कि जैसे दूसरे राज्य से किसी को मतलब भेजा गया है, उस तरीके से उसको वो अपनी पहली पत्नी की बातें जो है वो बता रहा है। और इस तरीके से वो बताते हुए वो अपने संभाव को भी, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है राजा की, वो भी दर्शाई गई है इस तरीके से, ठीक है। तो हम अब पोएम के ऊपर आते हैं। That's my last duchess painted on the wall, ठीक है। इसकी लैंग्वेज इतनी टिपिकल नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी, और जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएंगे उसको मैं साथ साथ में आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, लिख दूंगी, ओके। तो क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। These lines are from the Robert Browning's poem Entitled My Last Duchess, ठीक है। द पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉज। क्या है ये, एक ड्रामेटिक मोनोलॉज क्या होता है पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉज होता है एक ड्रामा की तरह, मीन्स कि जैसे हम मंच के ऊपर आपने नाटक देखे होंगे कि नाटक होते हैं, तो नाटक में क्या होता है कि किरदार होते हैं अलग अलग। जैसे रामायण का नाटक होता था गांव में, आपने देखा होगा पहले, या टीवी में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता था, किरदार होते थे। जैसे रामचंद्र जी का किरदार है, सीता जी का है, हनुमान जी का है, तो वो आपस में संवाद बोला करते थे, डायलॉग्स बोला करते थे। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स मीन्स होता है सिंगल, ओनली, एक ही आदमी ड्रामा कर रहा है, मीन्स एक ही आदमी किरदार को निभा रहा है, वहाँ पे वो स्वयं ही मतलब बोल रहा है और सारी चीज़ें ही वो कर रहा है, और वक्ता है एंड दूसरे वो स्पीकर है एंड दूसरे जो है वो लिसनर है, मीन्स कि दूसरे जो है वो सुनने वाले हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं कि नाट्यात्मक एकालाप, ठीक है। नाटक के रूप में एकालाप मीन्स अकेला आदमी बोल रहा है, जैसे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं हूँ और मैं बता रही हूँ किसी चीज़ को इंडिकेट करके, सिर्फ मैं ही समझा रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ, और आप लोग जैसे सुन रहे हो, तो वो एक, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। तो ये क्या है, एक मोनोलॉग है ये। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, द सीन्स ऑफ द मीटिंग बिटवीन द ड्यूक एंड द काउंट्स। किसके बीच में मीटिंग है, ड्यूक के और काउंट के बीच में एक मीटिंग है, जहाँ पे एक मुलाकात का स्थान है, जो शुरुआत है इसकी वो एक दृश्य, एक बैठक का है, जहाँ पे ड्यूक और काउंट आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या है, बिटवीन ड्यूक एंड काउंट्स इन ए ड्राइंग रूम्स मीन्स जहाँ पे ड्राइंग वगैरह बनी हुई है, चित्रकारी बनी हुई है, तस्वीरें जहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और जो ड्यूक है, ड्यूक हु इज ए विडोवर है, विडोवर मीन्स होता है विधुर होना, जिसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। विडोवर मीन्स विदुर, जानते हो विदुर किसको बोलते हैं, ठीक है। विडोवर इज नेगोटिंग मैरिज विथ ए काउंट्स डॉटर, जो दूसरी शादी करने वाला है, किससे, काउंट की बेटी से वो दूसरी शादी करने वाला है। तो इस तरीके से ये होती है, हिज प्रीवियस वाइफ इज डेथ, उसकी पहली पत्नी जो मर चुकी है, एंड द काउंट्स आर ए विजिट द ड्यूक विथ ए फ्रेश प्रपोजल ऑफ मैरिज, जो काउंट है वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक नया रिश्ता लेके आए हैं, किसके पास में, ड्यूक के पास में, ठीक है। द ड्यूक टेक हिम टू हिज आर्ट गैलरी वेयर देयर इज ए पोर्ट्रेट ऑफ ए ड्यूक्स प्रीवियस वाइफ। अब जो ड्यूक जो है वो किसको, वो काउंट को कहाँ लेके जाते हैं, घूमते घूमते वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे ड्राइंग हॉल है, और ड्राइंग हॉल के अंदर उनकी पहली पत्नी की एक तस्वीर लगी हुई है और उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है। तो वो पर्दे को हटा के उसको इंडिकेट करके बताते हैं कि सी इज़ द माई प्रीवियस वाइफ्स पेंटिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल
looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now Farah Padolf's hands worked busily a day, and there she stand. Will it, ये जो लैंग्वेज इस तरीके से लिखी गई है इसका मतलब होता है विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं लुक एट हर। तो क्या कहा जा रहा है, तो हेयर द ड्यूक पॉइंटेड टुवर्ड्स द पेंटिंग, यहाँ पे ड्यूक जो है वो पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए किसको बता रहे हैं, उसको काउंट को बता रहे हैं, चित्र की ओर संकेत करते हुए उसको कहता है कि ये जो तस्वीर देख रहे हो ना, ऐसी प्रतीत होती है कि ये अभी भी जीवित है, कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर जो ये तस्वीर लगी हुई है वो मेरी पहली पत्नी की है। लुकिंग एज, देख रहे हो उसको, एज इफ सी वर अलिव, वो ऐसा लग रहा है कि अभी भी जीवित है। मीन्स कि वो पेंटिंग इतनी शानदार बनी हुई है कि वो ऐसी लग रही है कि अभी भी वो जीवित है, मीन्स कि वो जिंदा है। ठीक है, नाउ मीन्स अभी, नाउ मीन्स होता है अभी। ठीक है, अभी भी जिंदा है, तस्वीर मतलब बोल रही है एक तरीके से। ठीक है, फरा पेडोल्फ हैंड्स, फरा मीन्स होता है एक तरीके से ब्रदर के लिए यूज में लिया जाता है फरा वर्ड। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना भाई, फलाना भाई, ऐसे भाई जैसे, तो ऐसे करके ये एक जो नाम है पेडोल्फ, जो नाम है वो एक पादरी है जो चर्च में पूजा करते हैं, उनका नाम है, एक काल्पनिक नाम लिया गया है, इमेजिनेशन नाम लिया गया है। तो ड्यूक जो है वो एकदम से स्ट्रेंज होके किसको बोलते हैं, तो ड्यूक जो है आश्चर्यचकित चित्र की तरह संज्ञा देता है और वो बताता है नाउ फरा पेडोल्फ हैंड्स वर्क बिजिली ए डे, जो फरा पेडोल्फ भाई पेडोल्फ जो है उन्होंने पूरे एक दिन बिजी होके, उनके हाथों ने पूरे एक दिन बिजी होके इस तस्वीर को बनाई थी। ठीक है, समझ में आया, पूरा दिन काम किया और पूरे दिन के परिश्रम के बाद में ये तस्वीर जो दीवार के ऊपर बनी हुई है बनके तैयार हुई। ठीक है, एंड देयर सी स्टैंड्स, ठीक है, बनके तैयार हो गई। ड्यूक फिर एक तरीके से मतलब वो क्या करना चाह रहा है, वो अपनी वाइफ के बारे में इस तरीके से बताना चाह रहा है ताकि उसको, वो अपनी बात को कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे हम पोएम पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। एंड देयर सी स्टैंड्स विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि ये जो तस्वीर जो बनी हुई है फेरा पेडोल्फ जो है वो किसके लिए है, एक सन्यासी, एक मोंक पेंटर मीन्स एक पादरी या सन्यासी, वो उसने इसका इसलिए नाम लिया है ताकि किसी को उसके ऊपर डाउट ना हो। जबकि ये पेंटिंग किसी पेंटर की बनाई हुई है, लेकिन वो जानबूझ के एक सन्यासी और एक पादरी का नाम लिख रहा है, क्योंकि वो आपको आगे पोएम में समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, इट विल इट प्लीज सिट एंड लुक एट हर, वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे बैठो और इसको देखो कि ये सन्यासी ने जो चित्र बनाया था, चित्रकार था, वो अधिक महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि चित्रकार को इस तस्वीर को बनाने में केवल सिर्फ एक दिन का ही टाइम दिया गया था, बिजिली ए डे, एक दिन का दिया था। ड्यूक फिर उसको कहता है कि उस चित्र के सामने बैठकर सिट एंड लुक एट हर, बैठकर उसकी पत्नी के चित्र को देखो। ठीक है, वो उसको बैठने का आग्रह करता है, लाइक कि इस तरीके से करता है जैसे कि वो उसको ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लुक एट हर, जैसे कि मैं बोल भी दूं कि बैठो और मैं साथ में ये बात भी बोल देती हूँ कि मैं ऑर्डर भी दे रही हूँ साथ में। ठीक है, लुक एट हर और बैठो और इसको देखो, इट मीन्स कि ही इज ए प्राउडी मैन, उसका एक जो अभिमान है, एक तरीके से वो घमंडी आदमी है। ठीक है, तो इट रिवेल्स द ड्यूक्स नेचर इज प्राउड। ठीक है, तो ड्यूक का नेचर कैसा है, प्राउडी। ठीक है, ड्यूक का नेचर कैसा है, प्राउडी मैन।
एक घमंडी आदमी है, ठीक है। तो वो उसको बोल रहा है, काउंट को बोल रहा है कि यहाँ पे बैठो और इस तस्वीर को देखो, और वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, जबकि वो यहाँ पे उसको एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में ऑर्डर दे रहा है, मीन्स कि स्वीट तरीके से बोलना और साथ में ऑर्डर देना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे है, आई सैड फरा पेडोल्फ बाई डिजाइन, I said, Farah Adolph by design, for never read strangers like you that pictures countenance the depth and the passion of its earnest glance, ठीक है, earnest glance, but to myself they turn, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I and seemed as they would ask me, ठीक है, they would ask me if they dressed how such a glance come there, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आती जाए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि इन द नेक्स्ट लाइन द पोएम शो एज द इंसिड ऑफ द टिपिकल रेनेसियंस कैरेक्टर, ठीक है। तो प्राउडी ड्यूक का नेचर इसमें दिखाया जा रहा है, टॉकिंग टू कॉन्वे काउंट whose daughter marry with the duke, ठीक है। Here the duke show him the portrait of his previous wife who is dead. He remarks on her nature. Here he remarks on her nature. यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी वाइफ के नेचर को रिमार्क कर रहा है, वाइफ के नेचर के बारे में बता रहा है कि उसका नेचर किस तरीके का था। सैड कहता है, पर फरा पेडोल्फ बाई डिजाइन, फरा पेडोल्फ ने इसको डिजाइन किया। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, जैसे कि आप आए हो यहाँ पे, तो उसने क्या कहा कि वह अपनी पहली पत्नी के चित्र की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करता है और कहता है कि अब वो मर चुकी है। वह कहता है कि चित्र को फरा पेडोल्फ ने बनाया है, और यह कहकर वह अपने कथन का, अपनी बात को मतलब साबित करता है कि उसने ये चित्र जानबूझकर एक पादरी से बनवाया, ठीक है। बिकॉज क्योंकि उसने ये देखा कि जो भी दर्शकगण, जो भी स्ट्रेंजर्स सेड फरा पेडोल्फ बाय डिजाइन मीन्स बनाना, ठीक है, बनाना। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, जैसे कि तुम एक अजनबी आए हो, वैसे जो भी अजनबी इस चित्र को देखने आते हैं, डेट पिक्चर्स काउंटेंस, इस पिक्चर की गहराई में जाते हैं और इस पिक्चर को वो देखते हैं तो उसके चेहरे के जो द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इस अर्नेस्ट ग्लैंस, ठीक है, जो उसकी पिक्चर में तस्वीर के अंदर जो भाव दिखते हैं उसके चेहरे के, मीन्स उसका मुस्कुराता हुआ और स्माइल देता हुआ जो चेहरा दिखाई देता है उसकी वाइफ का, उससे उसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वाइफ जो है वो सिर्फ उसके लिए स्माइल करे, उसके लिए अच्छे से पेश आए, बाकी सब लोगों से रूड तरीके से और ईगो तरीके से रहे। लेकिन उसकी वाइफ वैसी नहीं थी, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एक लेडी थी, इसलिए वो सबको हंस के और प्यार से बातें करती थी, जिस वजह से जो ड्यूक था उसको प्रॉब्लम थी अपनी वाइफ से, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसने ये कहा कि ये जो पिक्चर है वो मैंने फरा पेडोल्फ के द्वारा बनवाई है। क्यों बनवाई है? क्योंकि लोग ये ना कहें कि इसको चित्र को बनाने में जब इतनी सुंदर स्माइल चित्र के अंदर है, तस्वीर के अंदर इतनी सुंदर स्माइल है, तो उसको वो किसी गलत वे में ना ले लोग, इसलिए उसने एक पादरी और एक सन्यासी का यहाँ पे उदाहरण दिया, ठीक है। द पिक्चर काउंटेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि देखकर कि एक जैसे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया उसके आगे, जैसे वह पूछना चाह रहा हो कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, ठीक है। और क्या कहता है, जैसे वह पूछना चाहता हो कि ऐसा कि उसने कई लोगों से उत्सुकता को छुपाना चाहते थे। कई लोग जो थे वो लोग ये चीज़ बोल नहीं पाते थे क्योंकि वो राजा था, ठीक है, क्योंकि वे ड्यूक के मनोभावों को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखते थे, इसलिए वो उसको बोल नहीं पाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि दर्शकों के चेहरे पर चित्र देखकर एक शंकास्पद भाव उभर आते थे। सिंस नन पुट बाई द कर्टन, जिसमें से कोई भी इंसान उसका कर्टन, जो कर्टन मीन्स होता है पर्दा,
तस्वीर का जो पर्दा होता है, पर्दा आई हैव ड्रॉन फॉर यू, कोई भी इंसान उसका पर्दा नहीं हटा सकता, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए वो पर्दा हटा रहा हूँ। बिकॉज बट आई एंड सिम एज दे वुड आस्क मी इफ दे ड्रस्ट हाउ सच ए गैलेंस कम देयर। ठीक है, हाउ मीन्स क्वेश्चन मार्क आ गया कि इतना जो चेहरे के ऊपर उसके जो भाव हैं, चेहरे के ऊपर जो उभर के जो आ रहे हैं वो इस तरीके से कैसे आ गए। तो उसका अर्थात है डचेस के और तस्वीर के बीच में कोई चित्रकार के बीच में जैसे कोई लव सीन्स रहा होगा, तो उस तरीके से वो एक तरीके से अपनी वाइफ की तस्वीर के थ्रू वो एक तरीके से अपने वाइफ के कैरेक्टर को भी गलत साबित करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोलता है कि अक्सर उस चित्र के चित्रकार के रूप में प्रफ एडोल्फ का नाम ही लेता था, क्योंकि वो एक पादरी था और पादरी के साथ जो किसी की मतलब कोई गलत नहीं सोचेगा कि उसकी वाइफ का कोई रिलेशन रहा होगा। उसने यह भी ध्यान रखा कि कोई नहीं, बल्कि उसने खुद उस तस्वीर के चित्र को हटाकर प्रदर्शित किया है। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। ठीक है, आगे क्या है? सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। ठीक है, आगे क्या है कि presence only call that spot of the joy into the duchess cheek perhaps Frapp Adolf changed to say। ठीक है, change to say her mental lapse over my lady's wrist too much। ठीक है, wrist too much यहाँ तक पढ़ते हैं। so इसलिए not the first, तो here the duke say about the talking to the enemy the count whose daughter wishes to marry the duke explain why the portrait of the duchess are very unique। यहाँ पे कहना चाह रहा है ड्यूक जो है वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी वाइफ की जो तस्वीर है वो इतनी यूनिक क्यों, इतनी सुंदर क्यों है, किस वजह से। द ड्यूक एक्सप्लेन दिस कि एक्सप्लेन अगेन वाई द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस हैज ए ब्लश ऑन हर चिक। चिक मीन्स होता है गाल, एंड many people thinks that the blush appeared on her cheeks because her husband the duke was present there। ठीक है, the duke was present there and when the portrait was being made, जब तस्वीर बनाई जा रही थी। so not the first are you to turn and ask this। ऐसे कह रहे हैं कि आप वो पहले इंसान नहीं हो जो मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये तस्वीर इतनी सुंदर कैसे है। तो यहाँ पे जो ड्यूक है वो अपनी पत्नी का एक सुंदर स्वभाव को बताने की बजाय वो ये कहता है कि उसकी पत्नी एक बेवकूफ़ और बचकाना औरत थी, जो किस तरीके की औरत थी, जो बहुत ही जल्द प्रभावित और प्रसन्न हो जाती थी। ठीक है, तो नॉट फॉर द फर्स्ट आर यू टर्न एंड आस्क सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस। बोलते हैं कि ये इतना जो उसके चेहरे पे मुस्कान और इतनी जो सुंदरता दिखाई दे रही है वो इस वजह से नहीं है कि उसके हस्बैंड उसके सामने खड़ा था। कॉल डेट स्पॉट ऑफ जॉय, उसके जो स्पॉट मीन्स होता है चेहरे पे जो निशान है, जॉय ऑफ इनटू द डचेज के जो रानी के चेहरे के ऊपर गालों के ऊपर जो प्रसन्नता है वो किस वजह से है, वो सभी लोगों से उसका व्यवहार जो है वो बहुत सुंदर था, इस वजह से है। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती थी और वो सभी के साथ मुस्कुराते हुए एक जैसा ही व्यवहार करती थी। तो वह दूत को कहता है कि सभी के लिए हर समय तैयार रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार बना के रखो। आखिरकार आप रानी हो तो रानी का थोड़ा सा एक ईगो एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन वो रानी वैसी नहीं थी। फिर वो बोलता है हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज विश टू से, वो बोलता है कि हो सकता है वो इस वजह से इतनी मुस्कुरा रही थी कि फ्रैप एडोल्फ ने ये कहा था कि आपके कुर्ते में से, आपके जो कपड़े पहने हुए उसमें से आपकी जो कलाई है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। लेडीज ब्रिस्ट मीन्स होता है कलाई। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है उसको ज़्यादा तस्वीर में उसकी वो मुस्कुराहट झलक गई है। तो ड्यूक इस बात को यहाँ पे क्लियर करता है कि जो डचेज की तस्वीर है उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी है और उसके गालों के ऊपर जो खुशी दिखाई दे रही है वो क्यों है। बहुत से व्यक्तियों का अनुमान ये था कि डचेज के चेहरे पर जो खुशी और मुस्कुराहट है वो शायद इसलिए है कि उस तस्वीर को बनाते टाइम पे उनके हस्बैंड उनके सामने खड़े
खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ड्यूक कहता है कि वह डचेस इतनी सीधी और निर्दोष थी कि वह हर छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती थी और आसानी से मुस्कुरा देती थी। इसका कोई दूसरा ही कारण था, शायद इसलिए हो सकता है कि जो चित्रकार है वो चित्र बना रहा था, तो हो सकता है कि उसने उसके सुंदर वस्त्र देखकर उसे बधाई दी हो, और या फिर उसने चित्र बनाने वाले ने ये कहा हो कि उसके लंबे जो कपड़े हैं उनमें से उसके कलाई जो है, उसके जो हाथ हैं वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं या उसके ढक गए हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे है, और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, सच स्टफ वाज courtesy she thought and cause enough for calling up the spot of joy. She had a heart, how shall I say? वो बोल रहा है कि how shall I say? ठीक है, तो और पेंट या फिर हो सकता है मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, सच स्टफ वाज courtesy she thought and cause enough for calling up that spot of joy. spot of joy means जो चेहरे के ऊपर खुशी दिखाई दे रही है उसके लिए है ये वर्ड। तो वो यहाँ पे कहना चाहता है, ड्यूक admitted that it was not merely his presence in the studio that was responsible for the flush of joy. ठीक है, it was perhaps occasioned by the some casual remarks for the painter. ठीक है, तो ड्यूक ये बात स्वीकार करता है। ड्यूक जो ये कहना चाहता है कि चेहरे पे आए हुए खुशी के जो भाव है उसका कारण वहाँ उपस्थित होना नहीं है, शायद पेंटर ने कोई ऐसी बात कही होगी। और पेंट मीन्स होता है पेंटर, मस्ट नेवर होप कि ऐसी बात कही हो जिसके कारण में उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई है। शायद उसने ये कहा हो कि वो बहुत सुंदर दिख रही है, या फिर ये कहा हो कि कैनवास पे उतारना असंभव है। मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, कि उसने ये कहा होगा कि आप इतनी सुंदर हैं कि आपकी पेंटिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई हो। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे आइडिया देता है। ठीक है, तो वह इतनी सीधी है कि सामान्य सी बात से भी वो खुश हो जाती है। ठीक है, ड्यूक ने कहा कि पेंटर का कथन तो मात्र औपचारिक हो सकता है, मात्र सिर्फ कहना ही था, लेकिन वह ये बात स्वीकार भी करता है कि उसकी पिछली डचेस इतनी भोली थी तथा प्रसन्न रहने वाली थी कि वह हर किसी से खुश हो जाती थी। वाज courtesy she thoughts, उसका विचार था, एंड कॉज enough for calling up that spot, मीन्स enough for calling मीन्स कि कोई भी उसको कुछ भी कह देता था, थोड़ी सी भी उसकी प्रशंसा या बड़ाई कर देता था तो वो खूब ज़्यादा ही खुश हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, सी हैड ए हार्ट, उसके पास एक इस तरीके का दिल था। ओके, सी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, मैं किस तरह कह सकता हूँ, टू सून मेड ग्लैड, टू सून मेड ग्लैड मीन्स कि बहुत ही जल्दी खुश हो जाना। कि बहुत ही जल्दी खुश हो जाना। सी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, सर इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, ब्रेस्ट मीन्स होता है दया करना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हर किसी के ऊपर ही दयालु थी, हर किसी के ऊपर भी दया कर देती थी। तो एवरीवेयर, तो हमने क्या पढ़ा, सी हैड ए हार्ट, उसके पास एक इस तरीके का दिल था कि वो सबसे खुश होके रहती थी। और हाउ शैल आई से, मैं ये कैसे कह सकता हूँ, टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी। किस चीज़ से, टू ईजिली इम्प्रेस, टू ईजिली इम्प्रेस, वो बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। सी लाइक वॉट एवर सी लुक्ड ऑन, वो जो भी देखती थी, वो जो भी उसके सामने आता था, वो क्या होता था, वो सभी के ऊपर एक जैसी ही रहती थी। वेंट एवरीवेयर, वो जहाँ भी जाती थी सबके साथ उसका जो व्यवहार था वो कैसा था, एक ही जैसा था। ठीक है, तो इन दिस लाइन द रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, इन दिस लाइन द ड्यूक
represent the character of the Duchess. She is a simple lady. She's nature is very simple. She was easily impressed and pleased, and treated all favored like a with smile, ready for everyone. Ready for everyone. Ready for everyone. And the Duke is describing the nature of Duchess. Here the Duke is describing the nature of Duchess. नेचर जो है Duchess का नेचर है उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं. She was one who could be easily impressed. वो एक ऐसी औरत थी जो सबसे इम्प्रेस हो जाती थी. She found joy everywhere around. उसके चारों तरफ जो कुछ भी होता था उसमें वो अपनी खुशी ढूंढ लेती थी. हर स्माइलिंग फेस वॉज ट्रेंड ऑन ऑल थिंग्स. उसका जो हंसता हुआ चेहरा था वो सभी की और एक ही जैसा होता था. ठीक है. एंड नेवर मेड एन डिस्टेंशन बिटवीन थिंग्स और पर्सन. और वो कभी भी किसी चीज़ में और लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखती थी. वो सबके साथ एक जैसे ही व्यवहार करती थी. एवरीथिंग प्लेजर. और सब कुछ उसको क्या करता था, खुश कर देता था. द ड्यूक हु कुड नॉट अप्रिशिएट सच अनसेल्फी जॉय. इस तरीके की जो खुशी उसके अंदर थी, इस तरीके की जिस तरीके की वो रानी थी, उससे वो जो ड्यूक था उसको प्रॉब्लम थी. वो उस चीज़ से खुश नहीं था, उसको वो चीज़ पसंद नहीं थी. ठीक है. हर स्पीक्स ऑफ दिस इम्प्लीट कॉन्टेम्प्ट, बट ब्राउनिंग फाइंड्स द डचेज नेचर आफ्टर हिज ओन हार्ट. डचेज का नेचर जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन राजा को उसका नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ठीक है. हमने यहाँ तक पढ़ा. आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसी की पूरी पोएम जो है हमारी हम कंटिन्यू पढ़ेंगे. और आप लोग एक पहले जो क्लास है इसके अंदर आप यहाँ तक पढ़ लेना. नेक्स्ट क्लास में आप आगे की पोएम पढ़ लेना. ओके.